औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक लंबे टाइम के बाद, तकरीबन एक हफ़्ते के बाद मैं लेक्चर्स अपलोड करने की तरफ जा रहा हूँ। LMS के हवाले से कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर मसरूफियात चल रही थी कि पूरा दिन टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा सकें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस डेफिशिएंसी को भी हम फुलफ़िल कर लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अमोनिएशन रिएक्शंस। सो एज़ वी नो दैट हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया को स्टडी कर रहे थे। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपके साथ एक फ़ाइल शेयर की है क्लासरूम के अंदर ही, जिसमें अमोनिया के हवाले से कोई 24-25 पेजेस हैं। तो वो फ़ाइल जो है वो कोई, एक बात मैं आपको बता दूं कि वो इतनी इम्पॉर्टेंट इस सेंस में नहीं है कि आपने हर हाल में उसको पढ़ना है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए है कि आपके पास एक हेल्पिंग गाइड के तौर पे वो चीज़ हो कि कुछ ना कुछ मटेरियल आप वहाँ से ले सकें। अगर आपने नोट्स बनाने हो, अगर आपने इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करनी हो, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी। और उसमें जो यहाँ तक अमोनिया की बात है, वहाँ तक उसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, उसके साथ हमारा फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है। तो वो अप्लाइड केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं BS 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में, तो तब आपका हो जाता है। BSc वालों का भी MSc वालों का उसके साथ कोई ताल्लुक फ़िलहाल नहीं है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आपके नोट्स बनाने में काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 3-4 रिएक्शंस उसके देख लिए थे डिफरेंट किस्म के कि वो कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं। तो आज हमारा नया रिएक्शन है अमोनिएशन रिएक्शन। देखें बच्चे, अमोनिएशन क्या होती है? तो अगेन ये कैसा रिएक्शन है? सॉल्वेशन का रिएक्शन है। तो जब हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स को जब हम स्टडी कर रहे थे और जनरल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को हम स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर ये चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्वेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सॉल्वेशन क्या होती हैं? जहाँ पे सॉल्वेंट का कोई पार्ट, एक पार्ट या दोनों पार्ट क्या करें, उसके साथ जाकर अटैच हो जाएं। ठीक हो गया। अमोनिएशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर वो जो सॉल्वेंट का पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट के जो आयंस बनते हैं डिसोसिएट होने के बाद, वो सल्यूट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं? अमोनिएशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया। सो वी कैन डिफाइन इट एज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटैचमेंट ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल विद सल्यूट। अब देखें, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो सल्यूट के साथ अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट का क्या मतलब है? कि वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें देखें, आपके पास दूसरा मैंने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट्स आर नोन एज अमोनिएट्स। अब जो अमोनिएशन का रिएक्शन हुआ है, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अमोनिएट्स कहते हैं। कि वो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर अमोनिया और उसके साथ कोई और स्पीशी जो सल्यूट मॉलिक्यूल है वो अटैच हुआ पड़ा है, वो इकट्ठे हुए पड़े हैं। सो इम्पॉर्टेंट बात, यूजली अमोनिया एक्ट एज ए लिवेस बेस। कि जो अमोनिया होता है हमारे पास अमोनिएशन रिएक्शन के अंदर या सॉल्वेशन रिएक्शंस के अंदर, तो अमोनिया एज ए लिवेस बेस के तौर पे काम कर रहा होता है। तो लिवेस बेस क्या होती है? तो मैं आपको एक दो बार पहले भी बता चुका हूँ कि लिवेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस के मुताबिक कि जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं वो होती हैं एसिड। जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं वो क्या हुआ करती हैं? बेसिस हुआ करती हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास SO3 + 2NH3 इट गिव्स SO3.2NH3। ये जो डॉट है ये शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हुआ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्या है? वो एक लिवेस बेस है। तो यहाँ पे SO3.2NH3 इट्स मीन दैट सल्फर जो है वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया या नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है, सल्फर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो सल्फर जो SO3 है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि SO3 क्या है, तो SO3 आर एसिडिक इन नेचर। ठीक हो गया। तो यही चीज़ें होती हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के, उनकी डिफरेंट नेचर्स हैं। कोई एसिडिक इन नेचर होती हैं, कोई बेसिक इन नेचर होती हैं। ये FSC में बड़ी डिटेल के साथ आप पढ़ते हैं कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स के जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो बेसिक इन नेचर हैं। तीसरे वाले जो हैं स्पेशली वो एम्फोटेरिक हैं। चौथे वाले भी दरमियान में ठहरे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर एसिडिक नेचर की तरफ चले जाते हैं एंड अप टू सो ऑन। दूसरा है हमारे पास SiF4,
यानी कि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, जब ये अमोनिया के साथ ट्रीट करता है तो ये भी यहाँ पे ऐसे क्या काम कर रहा है, मैंने अभी आपको कहा ना कि जो आपके पास चौथे ग्रुप वाले हैं वो भी दरमियान में ठहरे हुए हैं, ज़्यादातर वो एज ए एसिडिक इन नेचर काम करते हैं। तो ये सिलिकॉन यहाँ पे किस तौर पे काम करेगा, एज ए एसिड काम करेगा, ये अमोनिया से इलेक्ट्रॉन लेगा। दोबारा देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस अमोनिया इट गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड डॉट अमोनिया। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये आपके पास एक आपका क्या बन रहा है, अमोनिएट बन रहा है। अमोनिया ने यहाँ पर जाकर इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इसके साथ ऐड हो गया, यानी कि ये आपके पास सॉल्वेंट था तो ये आपके पास सॉल्वेट बन रहा है। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ अमोनिया अटैच हुआ। अमोनिया की अटैचमेंट के बाद ये भी क्या बन गया, आपके पास एक अमोनिएट बन गया या सॉल्वेट बन गया। इसी तरह BF3 इंटू NH3, इनका आपस में एक ऐसा रिलेशन है। तो देखें ऊपर वाली दो एग्जांपल अगर आपने इतनी खास न भी देखी हो तो जो तीसरी एग्जांपल है ये आप लोगों ने लाजमन देखी होगी, ये बार बार आती है कि बोरान टेट्राफ्लोराइड जब अमोनिया के साथ ट्रीट करता है तो क्या होता है। तो देखें एज वी नो दैट बोरान के पास एक डेफिशिएंसी होती है। उस दिन मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों में से बॉयज़ में से तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन गर्ल्स में से एक दो बच्चियों ने उसके जवाब मुझे दे रखे थे। तो पहली बात तो यह है कि आप जो रिस्पांस नहीं कर रहे तो आगे हमने एग्ज़ाम भी करना है, तो डेफिनेटली अगर आपको समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की और आप रिस्पांस भी नहीं दे रहे तो आपके लिए मुश्किल होंगी उसमें, क्योंकि पेपर जब बनेंगे, पेपर जब आएंगे तो वो तो इन्हीं चीज़ों से आएगा, तो आपके लिए वो मसले होंगे। तो आप इसलिए चीज़ों को सही से सुने और समझने की कोशिश करें। तो आपने इसका मुझे बताया था जिन बच्चियों ने कि BF3 प्लस NH3, तो बोरान के पास डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन बोरान को डोनेट करता है और ये आपके पास एक अमोनिएट बन जाता है। इसी तरह इसके एक इंपॉर्टेंट और भी टर्म है, इट आल्सो रिप्लेसेस वाटर फ्रॉम हाइड्रेट्स, यानी कि अगर आपके पास कोई हाइड्रेट्स के कंपाउंड्स हैं जो कम्प्लेक्सेस हैं, आप उनके साथ अमोनिया के अगर ट्रीटमेंट कराएं, अमोनिया के अंदर उसको डाल दें, जैसे यहाँ पे टेट्रा एक्वा सिल्वर का मैंने कंपाउंड लिया हुआ है, अगर इसको आप अमोनिया में डाल दें तो अमोनिया क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अमोनिएशन के रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, एडिशन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया इसके वाटर को यहाँ से निकाल के खुद उसकी जगह एडजस्ट हो जाता है। और ये ऐसा क्यों करते हैं, तो ये हम सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेल के साथ, MSc वालों को फर्स्ट और BS वालों के 5th सेमेस्टर में बड़ी डिटेल के साथ हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये रिएक्शन है अमोनिएशन के रिएक्शंस, कुछ और भी होते हैं, फिर वो अगर आप लोग खुद देख लें, वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए देखते रहें। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन सी होती हैं, तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की बातें हुआ करती हैं। ठीक हो गया। तो अमोनिया के जो कंपाउंड्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अमोनिया जब सॉल्वेंट होता है वो कॉम्प्लेक्सेस के बनाने में भी बड़ा ही किरदार अदा करता है। जैसे पहले पहले लिखा हुआ है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बहुत सारे मेटल्स के। अच्छा, बहुत सारे मेटल्स की जब बात हो गई तो इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 90% केसेस कौन से होंगे, पहले दो ग्रुप में से होंगे। ठीक हो गया। या फिर कहाँ से आएंगे, ट्रांजिशन मेटल में से आएंगे, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में से आएंगे। ठीक हो गया। तो जिंक हमारे पास D ब्लॉक से है। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो देखिए आपके पास क्या बन रहा है, आपका हाइड्रोक्सी का एक कंपाउंड बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और इसमें सारा काम करने वाला कौन है, अमोनिया है। इसमें कोई चार्जेस की रिप्लेसमेंट नहीं हुई, इसमें कोई, ये ऐसा भी हो सकता था कि जिंक ऑक्साइड बन जाता, वाटर इसमें से निकल जाता, सोडियम ऑक्साइड बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमोनिया यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, या एज ए कम्प्लेक्स फार्मर के तौर पे काम कर रहा है। इसने यहाँ पे कम्प्लेक्स बनवा दिया इसका, जिसमें अच्छा यहाँ पे देखें एक और चीज़, जिंक के ऊपर +2 चार्ज, हाइड्रोक्सिल के ऊपर -2 चार्ज, बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखें जिंक के ऊपर वही, क्योंकि हम रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं पढ़ रहे कि इनकी ऑक्सीडेशन में कुछ चेंज आएगा, हम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ मेटल की ऑक्सीडेशन या जो नंबर होते हैं उसमें चेंजेस नहीं आया करते। तो देखें Zn+2 हाइड्रोक्सल -1 के साथ होता है, तो 4 हाइड्रोक्सल हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये 2NaOH हो जाएगा, बैलेंसिंग अगर आपने करनी हो। तो ये 4 हाइड्रोक्सल हैं तो -4 +2 -4, तो इसके ऊपर आ जाएगा -2।
इसी -2 को बैलेंस करने के लिए, इस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 सोडियम जो है वो यहाँ पे अटैच हुए पड़े हैं। तो ये सारे का सारा क्या हो गया, फाइनली न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो हमने पढ़ी थी तो उसकी यही इंप्लीमेंटेशन है। इसलिए मैं उस टाइम आपको कहता था कि इन चीज़ों को अच्छे से समझें, और आप लोग समझ भी रहे थे। तो अभी आपने उसी की इंप्लीमेंटेशन करनी है। उसके बाद है मैनी इनसॉल्युबल मेटल लाइक एमाइड्स, इमाइड्स एंड नाइट्राइड्स इनसॉल्युबल, यानी कि वो मेटल्स जो कि इनसॉल्युबल्स हैं, उनके एमाइड्स हो, उनके इमाइड्स, नाइट्राइड्स डिजॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम KNH2 होना चाहिए। ये गलत हो गया, NH3 मैंने लिख लिया भूल के, ये NH2 KNH2 ठीक हो गया। तो जो इसमें डायरेक्ट सॉल्युबल नहीं होते वो क्या करते हैं, पहले डिजॉल्व होते हैं पोटाशियम एमाइड के अंदर, सही हो गया। उसके बाद वो जाकर अमोनिया के अंदर ऐड होती हैं। तो ये जब आपस में ट्रीट करते हैं तो ये एक, देखिए इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल डायरेक्ट अमोनिया के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है। ये जो KNH2 लिखा हुआ है ये सोल्यूशन फॉर्म में है, इनको आपस में मिला लें और फिर अमोनिया में डालें तो आपको एक सॉल्युबल अमीडो कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक हो गया। तो इट्स मीन दैट अमोनिया जो है वो सॉल्ट कॉम्प्लेक्स फार्मर के तौर पे जहाँ पे काम कर रहा है, तो वहीं पे अमोनिया के कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, कुछ उससे बने हुए कंपाउंड्स हैं जो कि उन चीज़ों को भी इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं जो डायरेक्ट इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक हो गया। तो ये एक हो गया। उसके बाद है एल्यूमिनियम +3, क्योंकि ये तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। इसको जब हम ट्रीट कराते हैं 3NH2, यानी कि ये अगेन वही बात है, KNH2 होता तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना होता, ये सिर्फ NH2 है इसलिए मैंने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ है। तो पहले ये क्या बनता है, एक कम्प्लेक्स बनता है एल्यूमिनियम का जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। एक चीज़ को आपने देखना है कि यहाँ पे अमाइन के या जो आपके पास अमीन है, ये 3 मॉलिक्यूल इसके लगे हुए हैं या 3 आयन लगे हुए हैं, ये इनसॉल्युबल है। जैसे ही इसका वेट आप बढ़ाते हो ये 4 की तरफ जाता है और ये एक आयन बन जाता है। तो जब भी कोई चीज़ आयन बनती है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है, उसके अंदर सॉल्व हो जाता है। तो दोनों ही जगहों पे, पहले में भी और दूसरे में भी अमोनिया ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, पहले कंसंट्रेशन ऑफ अमाइन या अमीन कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से वो आयनिक नेचर में चला गया, और आयनिक नेचर में जाने से वो क्या हो गया, उसके अंदर वो सॉल्युबल हो गया, ठीक हो गया। तो ये 2 रिएक्शंस जो आज मैंने आपको डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से देखें और इनको समझने की कोशिश करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।